जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 21 से। और ये जो क्वेश्चन है आईटीआई के फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो का पहला प्रश्न, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो धनात्मक प्लेट पर आएगा वो है आपका PbO2, जिसको हम लेड पेरोक्साइड बोलते हैं। जी हाँ, चार्जिंग के बाद जो धनात्मक प्लेट होता है उस पे PbO2 देखने को मिलता है, मतलब लेड पेरोक्साइड देखने को मिलता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया स्पंज लेड। स्पंज जो लेड होता है ये तो ऋणात्मक जो प्लेट होता है उस पर सक्रिय होता है, और क्वेश्चन में धनात्मक प्लेट से पूछा गया है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है लेड सल्फेट, जिसका सूत्र होता है PbSO4। तो ये जो होता है तब आपको देखने को मिलेगा जब डिस्चार्जिंग अवस्था होगी, उस समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान पूछा जा रहा है, मतलब कि चार्जिंग अवस्था में पूछा जा रहा है। और जो PbSO4 होता है ये डिस्चार्जिंग अवस्था में बनता है। और यहाँ पे नीचे आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है लेड सल्फेट प्लस जल। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 22 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? अब ये प्लग है, तो प्लग को खुला रखा जाता है, खुला इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें से गैस निकलती है, और वो जो गैस होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकले, उसी कारण जो होता है वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। और ये क्यों लगाकर सवाल पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, गैसों के स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। या आप ऐसे कह सकते हैं कि चार्जिंग में जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए हम वेंट प्लग को खुला रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कौन सी गैस इसमें बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और एक और गैस है ऑक्सीजन। ये दोनों गैस देखने को मिलती है। और बी ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंदर नहीं बाहर यहाँ पे निकाला जाता है, अंदर तो ये जाएगा ही नहीं। और सी ऑप्शन दिया गया विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जांचने का उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं होता है, खास तौर पे यदि बात करें इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अलग के लिए होता है, अलग काम के लिए होता है, जांचने के लिए नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, केवल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? मतलब कि धारा उसमें आप कम दें, लेकिन लंबे समय तक आवेशित किया जाए, मतलब कि लंबे समय तक चार्ज किया जाए, ऐसी कोई यहाँ पे विधि आपको बताना है। तो इसमें एक विधि आती है जिसको बोला जाता है ट्रिकल आवेशन विधि। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो दिया गया है ट्रिकल आवेशन विधि, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ट्रिकल आवेशन विधि में बहुत ही कम धारा पर आप अपने मोबाइल को या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट है उसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये इसमें यहाँ पे खास बात होती है। अब यही चीज को लेकर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, तो ट्रिकल आवेशन विधि। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया दृष्टिकारी विधि। तो ये तो अलग चीज है, क्योंकि ये दृष्टिकारी विधि जो आपको देखने को मिलता है ये रेक्टिफायर में आपको देखने को मिलता है। रेक्टिफायर ये विधि होती है, और ये केवल एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, जिसको दृष्टिकारी विधि बोला जाता है। दृष्टिकारी को ही हम इंग्लिश में यहाँ पे रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ये जो होता है केवल एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। और सी ऑप्शन दिया गया नियत धारा विधि, कांस्टेंट करंट मेथड की बात किया जा रहा है।
तो इसमें तो धारा नियत रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कब ये ज़्यादा होगा, कब ये कम होगा, ये कोई यहाँ पे ठीक नहीं होता है। तो इसलिए नियत धारा विधि का हम उपयोग नहीं करते हैं। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। तो ये नियत जो यहाँ पे विभव विधि होती है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, नियत विभव विधि ये अलग होती है, ये केवल वोल्टेज के लिए होती है। और क्वेश्चन में बैटरी से संबंधित पूछा जा रहा है और धारा से संबंधित है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। नियत विभव विधि का उपयोग आप करेंगे लेकिन धारा के लिए आप नहीं करेंगे। वोल्टेज को नियत जब करने की बात आएगी तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 24 को, जिसमें पूछा जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। मतलब आप कैसे पहचान पाएंगे कि कठोर सल्फेशन दोष है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साथियों बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके आप आसानी से जांच सकते हैं। इसकी एक विधि होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, कम धारा पर आप लंबे समय तक चार्ज करेंगे तो उसमें जो होगा सल्फेशन जो होता है वो कम होता है। अब ये जो है एक तरह से दोष इसको बोला जाता है, जो कि पहचानना इसको काफ़ी आसान होता है सल्फेशन दोष को। और ये बैटरी में आपको अक्सर देखने को मिलता है। और जब ये दोष होता है तो बैटरी पे प्रभाव डालता है और बैटरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया नए विद्युत अपघट्य से बदलकर। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सल्फेशन से कोई इसका संबंध नहीं होता है। सल्फेशन को यहाँ पे नहीं बदल सकता ये। तो नए विद्युत अपघट्य से बदलकर ये आप सल्फेशन दोष को नहीं हटा सकते। और बी ऑप्शन दिया गया नए इलेक्ट्रोड से बदलकर। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, इसको आप नहीं पता कर सकते सल्फेशन दोष को। और डी ऑप्शन दिया गया बैटरी को अधिक धारा से कम तक पुनः आवेशित करके। तो ये तो और भी यहाँ पे बैटरी खराब हो जाएगी, क्योंकि अधिक धारा से क्या होती है, जो प्लेट होती है उसकी खराब हो जाएगी। तो इसका भी हम उपयोग नहीं करेंगे। केवल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को जानने के लिए बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करेंगे। आवेशित मतलब चार्ज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपका जो पूछा जा रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसमें जिंक किया जाता है। जी हाँ, जिंक कैसे किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसमें इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है इसमें, तो यहाँ पे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में ये प्रयोग होता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन को सही मारेंगे। बाकी कापर का तो उपयोग नहीं होता क्योंकि कंडक्टर होता है, और कार्बन का भी नहीं कर सकते, सिल्वर ऑक्साइड का भी नहीं कर सकते। हालांकि सिल्वर जो ऑक्साइड हो है ये धनात्मक इलेक्ट्रोड का पदार्थ होता है, तो ऐसे भी इसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल यहाँ पे हम जस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। चांदी का पूछा जा रहा है। तो चांदी का साथियों क्या होता है, चांदी का एक तरह से इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है जो कि चांदी का जो माना जाता है वो 1.1182 mg कूलाम्ब होता है। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि एक यहाँ पे जो सूत्र है ये आपका है। कभी कभी इसको लेकर प्रश्न पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, जिसमें पूछा जा रहा है सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो ऋणात्मक प्लेट पर आपको देखने को मिलेगा PbSO4 मतलब कि लेड सल्फेट। और लेड सल्फेट जो आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, लेड सल्फेट। ये आपका यहाँ पे जो सही होता है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग की अवस्था में बात किया जा रहा है। सीसा अम्ल सेल की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन, निरावेशन मतलब क्या, डिस्चार्जिंग की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो लेड सल्फेट आएगा।
PbSO4, क्योंकि डिस्चार्ज के समय दोनों जो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों पर PbSO4 ही बनता है। इसी कारण यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बाकी स्पंज लेड कब बनता है, तो जब चार्ज अवस्था होती है उस समय बनता है। और लेड पेरोक्साइड कब बनता है, तो ये धनात्मक प्लेट का जो पदार्थ होता है उसको बोला जाता है। और लेड सल्फेट प्लस यहाँ पे वाटर दिया गया, यहाँ पे पढ़ लीजिए इंग्लिश में, लेड सल्फेट प्लस वाटर दिया गया है। तो ये सब तो होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करना काफ़ी खतरनाक हो जाएगा, बैटरी खराब भी हो सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। केवल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विभाजक का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। अब यहाँ पे विभाजक का मतलब समझिए, ये जो यहाँ पे बैटरी आपको देखने को मिलती है, मान लीजिए ये बैटरी है, इसमें क्या होती है कि यहाँ पे प्लेटें यहाँ पे लगी होती है, ठीक है, दो यहाँ पे प्लेटें लगी होती है कुछ इस प्रकार अंदर। तो इनके बीच जो होता है एक यहाँ पे विभाजक होता है, मतलब एक दूसरे को अलग करने के लिए होता है। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, तो दोनों को तो अलग करने के लिए कुछ आपको अंदर लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा पदार्थ लगाना पड़ेगा ताकि ये टच न हो। तो टच न होने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। तो धनात्मक और जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो आपस में टच ना कर पाए, मतलब कि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है उसको जो मापता है वो आपका हाइड्रोमीटर ही मापता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर जो होता है इससे वायु दाब मापा जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया एनीमिया मीटर। तो ऐसा कोई तो उपकरण आपने नहीं नाम सुना होगा, आपको गूगल कर लीजिएगा, ऐसा कोई आपको उपकरण नहीं देखने को मिलेगा, या हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन एनीमिया मीटर मैंने यहाँ पे नहीं सुना है, आपने सुना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया उच्च दर निरावेशन टेस्टर, ये होता है, ये किस लिए उपयोग किया जाता है, बैटरी जो लोड होता है बैटरी का उसको यहाँ पे चेक करने के लिए इस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, जिसको हम उच्च दर निरावेशन टेस्टर के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हर एक उपकरण का अलग अलग काम होता है, तो इसका भी उच्च दर निरावेशन टेस्टर है। तो हाई रेट जो डिस्चार्ज टेस्टर होता है इसका यहाँ पे काम होता है अलग। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न जो है आधा अधूरा है, इसको छोड़ देते हैं, ऊपर मैंने कवर नहीं किया था। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 31 को, जिसमें पूछा जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। बकलिंग दोष, कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी थी, क्योंकि बकलिंग जो यहाँ पे दोष होता है इसमें जो आपको देखने को मिलता है जो बैटरी की प्लेट होती है वो मुड़ जाती है, या कह सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो वो टेढ़ी मेढ़ी जो होती है उसी को बोला जाता है बकलिंग दोष। और यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया भी गया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना जो है उसी को बोला जाता है बकलिंग दोष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहीं पे साथियों बी ऑप्शन दिया गया विद्युत अपघट्य की शक्ति को कम हो जाना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की जो शक्ति होती है उस पर तो इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो शक्ति कम होने का कोई चांस ही नहीं है, ये भी गलत है। और इलेक्ट्रोलाइट के मध्य लघु पतन, शॉर्ट सर्किट की बात किया जा रहा है, तो शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं, क्योंकि प्लेटें यहाँ पे टच करने की बात नहीं कही जा रही है क्वेश्चन में, बल्कि यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी होने की बात कही जा रही है, जिसको हम बकलिंग दोष बोलते हैं। तो जब टेढ़ी मेढ़ी होगी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जब टच होगा तब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब कि
जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा वो आपस में टच करेगा तब तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पे टच नहीं करेगा, केवल टेढ़ी मेढ़ी होगी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। और नीचे यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि, तो ये भी गलत होगा क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर देखते हैं 32 को, जिसमें साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। अब इसमें देखिए दिया क्या गया है, यहाँ पर दे दिया गया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब ये जो है आपका पहला सेल है 1.5 सेल, दूसरा भी है सेल जो कि ये उल्टी ध्रुवता से जुड़ा हुआ है 1.5 वोल्ट, तीसरा भी है जो कि एक यहाँ पे देखिए एक जो आपको देखने को मिला यहाँ पे ये सीधा देखने को मिला है और ये इसका बिल्कुल उल्टा है क्योंकि प्लस ये इधर है और इसमें आप यहाँ पे देखें प्लस ये इधर है, एक दूसरे से क्या है ये बिल्कुल यहाँ पे उल्टा है, अपोजिट है। और तीसरा सेल ये आपका बिल्कुल उल्टा है इससे, बाकी ये और ये जो है यहाँ पे सेम तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो कुल वोल्टेज आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे जैसे वैसे आपको लिख देना है। तो 1.5 प्लस 1.5 माइनस, ये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1.5। अब इसको यहाँ पे काउंट कीजिए, देखिए कितना आता है, तो ये आपका 3 वोल्ट आएगा। और 3 वोल्ट जो यहाँ पे दिया गया है वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। जहाँ पहला ऑप्शन जस्ता दिया गया है, हालांकि जस्ता का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो होता है नकारात्मक इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बन का किया जाता है क्योंकि कार्बन जो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है ये कार्बन रॉड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन तांबा दिया गया है, हालांकि तांबा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि एक तरह से ये जो होता है कंडक्टर होता है, और कापर का इस्तेमाल आप ड्राई सेल में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कहीं आप लिख भी लीजिएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लिथियम। तो साथियों लिथियम जो सेल होता है इसमें ये प्रयोग होता है, जो कि लिथियम सेल में, जो कि शुष्क सेल में ये पूछा जा रहा है। तो शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो ये केवल यहाँ पे होता है जिसको बोला जाता है कार्बन। ये आपका केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 34 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। तो ये जो होता है घट जाता है, वोल्टेज क्या होता है साथियों, घट जाता है। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज घट जाएगा। या मान लीजिए आपको मोटर की केस में बता देते हैं, कोई मोटर है यदि वो गति पे चल रहा है, फुल स्पीड पे चल रहा है और आप उस पर लोड देते हैं तो उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। उसी प्रकार यदि भार बढ़ने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज पूछा जाए तो ये भी क्या होगा, घटेगा। उसमें का क्या होगा साथियों, वोल्टेज घट जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। बाकी सूत्र के अनुसार भी आप जान सकते हैं क्योंकि जो इसका सूत्र होता है भी बराबर ई माइनस आई आर होता है, ठीक है, ई माइनस यहाँ पे आई आर होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोड बढ़ने पर जो यहाँ पे लोड बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो धारा है वो बढ़ रही है। क्लियर है, मतलब जितनी यहाँ पे धारा बढ़ेगी उतना क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप भी बढ़ेगा, मतलब कि वोल्टेज घटने का चांस बढ़ेगा। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन बढ़ेगा दिया गया, तो बढ़ेगा तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया शून्य तक गिरेगा, तो शून्य तक तो इस ऐसी स्थिति नहीं आती है क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तब ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि शून्य हो जाती है, लेकिन केवल यहाँ पे लोड आप दिखाएंगे तो उस समय ये शून्य नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया गया समान रहेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसके कारण ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये समान रहेगा, ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न संख्या 35 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। तो इसको रोका जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेइक सेल में पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिया गया, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। अब इसको यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जस्ता का जो प्लेट होता है वो पारे की उस पर परत होती है, और वो परत चढ़ाई इसीलिए जाती है ताकि अशुद्धियाँ हटा जा सके। और यदि आप परत जस्ता की प्लेट यदि नहीं चढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो स्थानीय जो यहाँ पे क्रिया दोष होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन जस्ता की प्लेट के जैसे यहाँ पे अमलगन करके आप ऊपरी परत के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पे दोष आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है m बराबर जेड अपान आई टी, सूत्र में जेड अक्षर किसे इंडिकेट कर रहा है या इंगित कर रहा है। तो ये इस समय यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, अब यहाँ पे सूत्र के अनुसार ही देख लीजिए। m बराबर जेड अपान आई टी, m क्या है, तो m यहाँ पे द्रव्यमान है, जो जमा द्रव्यमान है उस चीज़ को इंडिकेट करता है। और जेड क्या है, तो इलेक्ट्रिक को यहाँ पे बोला जाता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विपमेंट। और आई टी क्या है, तो आई इसमें यहाँ पे करंट है, और टी क्या है, तो ये आपका यहाँ पे टाइम है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, जेड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जेड जो है साथियों इसमें क्या है, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन बी ECE, इसका पूरा नाम होता है ECE का इलेक्ट्रो केमिकल इक्विपमेंट। तो ये आपका सही हो जाता है इलेक्ट्रोलेटमेंट, तो ये आपका सही होता है ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, विद्युत अपघट्य का ECE, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, आप खुद यहाँ पे देख लीजिए। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया समय सेकेंड में, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टी तो केवल यहाँ पे समय बता सकता है, लेकिन जेड यहाँ पे समय से इसका कोई मतलब नहीं होता है। धारा एम्पियर भी बिल्कुल गलत है, एकत्रित द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में कहा जा रहा है, ये तो और भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 37 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तांबे का साथियों पूछा जा रहा है, तो तांबे का कितना होता है, ये 0.329 mg प्रति कूलाम होता है। और यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये रटने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 38 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। अभी मैंने शायद आपको बताया था पिछले क्वेश्चनों में बकलिंग दोष से संबंधित, और उसी से संबंधित दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होता है, अति आवेशन या अति निरावेशन के कारण, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे चार्ज भी करेंगे या ज़्यादा यहाँ पे डिस्चार्ज भी करते हैं। मतलब वही है कि ज़्यादा बार बार आप चार्ज कर रहे हैं या डीप आप डिस्चार्ज करें, मतलब कि बैटरी थोड़ा बहुत भी है फिर भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम ख़त्म कर दे रहे हैं, तब आपको ये दोष देखने को मिलता है, जिसको हम बकलिंग दोष के नाम से जानते हैं। कभी कभी मान लीजिए मैं ही मोबाइल यूज करता हूँ, तो कभी 1% भी आ जाता है, 2% भी आ जाता है, फिर भी मैं यूज करता रहता हूँ। तो वो क्या होती है, एकदम बैटरी ख़त्म हो जाती है, और जब मैं चार्ज लगाता हूँ तो तुरंत ही वो ओपन नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है। तो इससे क्या होता है कि बैटरी पे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो प्रभाव है उसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका एक दोष उत्पन्न करता है, जिसको बोला जाता है बकलिंग दोष, ध्यान रखिएगा। बाकी छोटी अवधि के लिए कम दर से साथ चार्ज करना, ये तो अलग है, ये बकलिंग का कारण नहीं है। और प्लेटें से गिरने वाले अवसादों का बनना, ये तो अलग दोष है। और बैटरी को लंबे समय तक निरावेशन स्थिति में रखा जाना, तो एक तरह से इसको सल्फेशन दोष बोला जाता है। जब आप कोई बैटरी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये सल्फेशन दोष के अंतर्गत जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि ऊपर जो होता है सफ़ेद कलर का सल्फेट यहाँ पे जमा हो जाता है, तो वो सल्फेशन दोष होता है, ये अलग चीज़ है। बाकी प्रश्न के अनुसार जो हमारा पूछा जा रहा है वो उसके अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। बैटरी में यदि वोल्टेज आपको चेक करना है कि यहाँ पे चार्ज कितने % हुआ है, चार्जिंग की स्थिति क्या है, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना चार्ज हुआ है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे।
तो हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोमीटर। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये किस बैटरी में बात किया जा रहा है। तो बैटरी में वोल्टेज को चार्जिंग स्थिति में जांच करने के लिए, मान लीजिए लेड एसिड बैटरी है, ठीक है, तो उसकी चार्जिंग कंडीशन जो है आप ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये जो यहाँ पे हाइड्रोमीटर है वो ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है उसको मापा जाएगा इसमें, और उसको मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बाकी वोल्ट मीटर तो आप सबको मालूम है वोल्टेज माप सकता है। मल्टीमीटर जो है ये सामान्य मापन के लिए होता है। और यहाँ पे दिया गया हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, मतलब कि उच्च दर निरावेशन टेस्टर, तो ये जो होता है बैटरी जो लोड टेस्ट होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल अलग अलग है। अब देखिए प्रश्न संख्या 40 को, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी बताने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो इसमें एनोड होता है, यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि एनोड पर ये जो होता है ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पर मैं यहाँ पर पहले ही टिक मार देता हूँ, ये आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं।